दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं ऋतुराज आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्चुअल फैक्ट्स में एक नए विषय के साथ। और आज का जो हमारा विषय है कि अमेरिका विश्व शक्ति कैसे बना और भारत से ऐसी कौन सी गलतियां हुई कि भारत इतना पिछड़ गया। अगर मैं बात करूं सन 1800 ईस्वी से पहले की, तो भारत ही सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। साथ के साथ चाइना भी एक अच्छी इकोनॉमी हुआ करता था और वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी वो भारत और चाइना के चारों तरफ ही घूमती थी। लेकिन सन 1850 के बाद अमेरिका बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और वर्ल्ड जीडीपी में एक बड़ा शेयर लेके दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब इस चीज़ को जानने के लिए हमें समझना होगा कि अमेरिका की खोज सन 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उसके बाद जाके कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चला था कि इस तरह का भी कोई द्वीप है। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ का पहले से कोलोनाइजेशन का कल्चर था, तो इन्होंने यहाँ पे कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो कोलोनाइजेशन हुआ था वो साउथ अमेरिका के अंदर स्पेन ने किया था। इसलिए आज भी साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है और यही पार्ट लैटिन अमेरिका भी कहलाया। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे जो नेटिव अमेरिकन्स कहलाते थे। अब जब यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वहाँ पे ये रेड इंडियंस ख़त्म होने लगे और 2 से 3 दशक के बाद ये घटकर मात्र 10% रह गए। 90% रेड इंडियंस वहाँ से ख़त्म हो गए। ऐसा होने के पीछे के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये था जब यूरोपियंस यहाँ पे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया तो वो अपने साथ 2 डिसीज़ लेके गए, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। इन दोनों डिसीज़ के लिए रेड इंडियंस की इम्यूनिटी तैयार नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ पे मरने लगे। अब कुछ डेकेड्स के बाद 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और फॉर्म हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। लेकिन विश्व शक्ति बनने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ा लाभ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हुआ, सन 1900 से लेकर 1950 के बीच हुआ, क्योंकि इस समय पूरा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में फंसा हुआ था। और अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री था जो वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इस वर्ल्ड वॉर के अंदर फंसी हुई थी। और अमेरिका एक अच्छा एम्यूनिशन सप्लायर था, तो उसने इन कंट्रीज़ को हथियार सप्लाई करके बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। और यही एक ऐसी कंट्री थी जिसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा स्टेबल थी। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा कि हमारी इकॉनमी तो बर्बाद हो जाएगी, तो क्यों ना हम किसी ऐसी कंट्री की इकॉनमी करेंसी को परचेज़ कर लें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो उस समय अमेरिका सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी थी, दैट वाज डॉलर। तो उन्होंने कुछ कंट्रीज़ ने US डॉलर को परचेज़ भी किया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते 44 कंट्रीज़ ने एक अलाइड ग्रुप बनाया और उस अलाइड ग्रुप का पर्पज़ था कि अपनी करेंसीज़ को वो स्टेबल रख सकें। तो उन्होंने डिसीजन लिया क्यों ना हम अपनी करेंसी को US डॉलर से जोड़ देते हैं और US डॉलर को लिंक कर देते हैं गोल्ड से, और ऐसा ही हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ये 44 कंट्रियाँ इस युद्ध को जीत जाती हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से ये सारी कंट्रीज़ अपनी करेंसीज़ को लिंक कर चुकी थी US डॉलर के साथ। इस प्रकार से US डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया। लेकिन अमेरिका भी यहाँ नहीं रुका। अमेरिका की सबसे बेस्ट पॉलिसी थी, इट वाज अट्रैक्टिंग टू द टैलेंट्स। आप देखिए हमारे देश के भी सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुरेंद्र पिचाई जैसे लोग अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा टैलेंट को पहचाना और उसको इनकरेज किया। और यही हमारा सबसे बड़ा फेल्यूर रह गया। वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे निकल गए और हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे रह गए। आज भी अगर हम बात करें, पिछले 60 सालों में इंडिया में कोई भी बड़ा इन्वेंशन नहीं हुआ है जो दुनिया को कुछ बेनिफिट दे सके या पूरी दुनिया को हिलाने वाला इन्वेंशन नहीं हुआ है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने इस तरह के कम से कम 60 से 70 इन्वेंशंस किए हैं। आप डिजिटल कैमरास की बात करें, MRI की बात करें, आप बार कोड की बात करें, आप टेलीविज़न की बात करें, रेडियो की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मैनी मोर्स आर देयर। मैं आपको गिनवा नहीं पाऊंगा, 100 से ज़्यादा इन्वेंशंस अमेरिका ने किए हैं। अब बात करते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के पीछे आज का क्या फैक्टर है। अगर हम टॉप 100 कंपनीज उठाते हैं वर्ल्ड की, तो आपको यकीन नहीं होगा 100 कंपनीज़ के अंदर 58 कंपनी अमेरिकन कंपनीज़ हैं। और अगर हम टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में 7 कंपनियां जो हैं वो अमेरिका से आती हैं और सातों की सातों कंपनियां टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की मात्र 2 कंपनियां हैं, जिनका अगर हम बात करें कि क्या कंपनी टॉप 10 में कोई कंपनी आती है तो कोई मतलब ही नहीं उठता। इवन टॉप 50 में भी हमारी कोई कंपनी नहीं है। अगर हमारी 2 कंपनी कहीं रैंक कर रही है तो 60वें पायदान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है $183 बिलियन के साथ। वहीं
टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज है 78 पायदान पे। अब आप देखिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, जिसका जो इकॉनमी है वो 2 ट्रिलियन का है। वहीं सेकंड पायदान पे माइक्रोसॉफ्ट बनी हुई है 1.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी का साइज 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। टॉप 2 कंपनीज को भी अमेरिका की कंबाइन कर देते हैं तो हमसे ज़्यादा वर्थ उन 2 कंपनीज का है। क्यों है? क्योंकि उन कंट्रीज़ ने पहले से ही इनोवेशन पे फोकस किया और दुनिया को रहने लायक घर बनाने के लिए कुछ बेटर टेक्नोलॉजीज़ पे काम भी किया। अब आप देखिए, एप्पल, सेकंड इज़ द माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिका को पता था आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी फोकस्ड ही काम किया। आज अमेरिका चारों तरफ फैला हुआ है। आप देखिए, आज आपको क्या लगता है कि आज हम गुलाम नहीं है? हम गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या यूज़ कर रहे हैं? दीज आर अमेरिकन कंपनीज। व्हाट्सएप, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फेल्योर है। और मैं ये नहीं कह रहा, पिछले 60 सालों में सच में भारत ने कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं किया है। 15 जुलाई 2015, अगर आप लोग जानते हैं, इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पिछले 60 सालों में भारत में कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं हुआ है। जबकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे योग्यता है, वो उतनी ही है जितनी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों में है या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं। फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? देखिए, किसी देश को आगे बढ़ने में वहाँ के 2 लोगों का मुख्य हाथ होता है, एक वहाँ की गवर्नमेंट और दूसरा वहाँ की यूथ। मैं मानता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ना तो इस तरह का एनवायरनमेंट अवेलेबल करा पाई है और ना ही करा पा रही है, लेकिन वही हमारा यूथ भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहली कैटेगरी वो है जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहती है। सेकंड कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसके पास थोड़ा बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनीज के साथ। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। चलिए देख लेते हैं तीसरी कैटेगरी कैसी है। अखियां ना गोली मार दिया, अंदरों प्यार भी कर दिया, ओ लगदी लाहौर दिया, सोचदी होगी बर्बाद हो गया, ओ की जाने पंछी आजाद हो गया। जैसे कि आपने देखा कि जो तीसरी कैटेगरी है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स में इन्वॉल्व है। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है उसमें से 3% कंटेंट ही ऐसा है जो एक अच्छा और उपयोगी कंटेंट है। बाकी 97 से 98% कंटेंट बिल्कुल वाहियात है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमारे यूथ को समझना होगा कि हम उनका फोकस क्या होना चाहिए। अब गवर्नमेंट को और यूथ को एक साथ मिलकर आगे आना होगा। गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराने होंगे ताकि यूथ इनोवेशन और नए आइडियाज़ में इन्वॉल्व हो सके और इस दोस्त को आगे बढ़ाने में मदद करे। जब इनोवेशन होगी तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी बाहर की कंट्रीज़ हम पे और ट्रस्ट करेंगी। अब हम जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की एप्लीकेशंस या इस तरह की और चीज़ें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हमारे यूथ्स भी डेवलप कर सकते हैं। इतना टैलेंट हमारी कंट्री के यूथ में है कि वो इस तरह का कार्य कर सकता है। क्योंकि जो इन कंपनीज़ के, अगर मैं बात करूं, जो ये कंपनियां इतने ऊपर पहुंच चुकी हैं तो इसमें 35% जो लोग काम करते हैं वो इंडियंस ही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को काम करना होगा कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो इंडिया से बाहर ना जाएं और वो हमारी कंट्री में रह के ही काम करें। अगर हमारी गवर्नमेंट इस पर काम करेगी तो डेफिनेटली हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो यही मेरा टोटल विश्लेषण था कि ये हमारे फेलियर्स क्या रहे और अमेरिका कैसे सुपर पावर बना। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि भविष्य में आपको मेरी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।